हेलो डीईसी लर्नर। आज हम आपको दिसंबर 2018 में पूछे गए प्रश्न विकास के दो क्षेत्रों के संदर्भ में उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि आनुवंशिकता और परिवेश बच्चे के विकास पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। कहने का मतलब कि बच्चे के विकास के जो क्षेत्र होते हैं उस पर आनुवंशिकता और हमारे परिवेश का क्या असर पड़ता है। आनुवंशिकता जो हमारी हेरिडिटी होती हैं, जेनेटिक होती हैं। परिवेश जो हमारा एनवायरनमेंट वातावरण होता है, ये बच्चे के विकास में कैसे होता है। ये होता है H/E। जैसे ही हमारी हेरिडिटी का असर होता है वैसे ही हमारे इन्वायरमेंट का, और दोनों के बिना विकास जो है वो अधूरा है। सबसे पहले बच्चा किसकी टच में आता है? सबसे पहले आता है आनुवंशिकता, अपने माँ बाप की टच में, हेरिडिटी में। उसके बाद वह आता है परिवेश, अपने इन्वायरमेंट के, कि कैसा उसको माहौल मिला है, कैसा उसको वातावरण मिला है। आनुवंशिकता में क्या होता है कि जो बच्चे के माँ बाप हैं उनका असर बच्चे पर पड़ता है। जैसे बच्चों के माँ बाप के आइज़ का रंग कैसा है, उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है, उनकी शरीर की बनावट कैसी है, वो सारा आनुवंशिकता में ही आ जाता है। जैसे हम पंजाबी में एक एग्जांपल लें तो कहते हैं ना कि जहो जी कोको ओहो जे बच्चे। तो हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे माँ बाप वैसे ही बच्चा होता है। बच्चे को केवल यही नहीं प्राप्त होता अपने माँ बाप से कि आइज़ का कलर या ब्लड ग्रुप या कुछ ऐसा। बच्चे को कई बार हेरिडिटी से उसका जो है ब्लड ब्लड में जो बच्चे की कोई बीमारी भी आ जाती है, जिससे हम कह सकते हैं कि ब्लड शुगर का होना। तो ब्लड शुगर कई बार क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी हेरिडिटी हो जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमें आनुवंशिकता से भी गुण मिलते हैं। और परिवेश, यहाँ पर क्या है, बच्चा माता पिता के बाद वातावरण की टच में आता है, जहाँ से बच्चे का विकास का क्षेत्र है जो लगभग पूर्ण रूप पर शुरू हो जाता है। सबसे पहले शुरुआत आनुवंशिकता में होती है, उसके बाद परिवेश में उसकी शुरुआत हो जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि दोनों H/E, हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट, सो ये विकास के क्षेत्र में एक साथ ही चलते हैं। आइए हम आगे जानते हैं कि नर और मादा बच्चा जो है, लड़का होना है या लड़की होनी है, वो कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। वो हमारे क्रोमोसोम से रिप्रेजेंट होते हैं। हमारे क्रोमोसोम होते कितने हैं? प्रत्येक नागरिक में, प्रत्येक मेल में, प्रत्येक फीमेल में, प्रत्येक नर में, प्रत्येक मादा में 23 पेयर्स होते हैं। लेकिन एक पेयर जो होता है उसने क्या करना होता है, लैंगिक निर्धारण करना होता है कि लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी। ये डिपेंड किस पर करता है? ये करता है नर पर। नर जिसे कहते हैं हम मेल, और जो मादा है ये कौन होता है? हमारा फीमेल। जैसे हमारे पेरेंट्स पेरेंट्स में मेल हमारे फादर और फीमेल कौन होते हैं? हमारे माता जी। और जैसे ही हम जानते हैं कि क्रोमोसोम के टोटल कितने पेयर होते हैं, सो हम जानते हैं कि क्रोमोसोम के टोटल पेयर होते हैं 23, और टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? वो होते हैं 46। हम जानते हैं कि कैसे लड़का और कैसे लड़की का जन्म होता है। सो जो हमारे पिता हैं उनके क्रोमोसोम और जो माता के क्रोमोसोम होते हैं उनसे क्या होता है कि अगर क्रोमोसोम नर के वाई क्रोमोसोम अगर एक्स क्रोमोसोम से मैच करते हैं, वाई क्रोमोसोम अगर एक्स क्रोमोसोम से मैच करते हैं तो क्या जन्म लेगा? लड़का जन्म लेगा। और अगर एक्स क्रोमोसोम से एक्स क्रोमोसोम मेल करते हैं तो क्या जन्म होगा? लड़की का जन्म होगा। सो हमने जाना कि कैसे लड़के और लड़की का जन्म होता है। आइए हम आगे जानते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक और फैक्टर क्या होते हैं। मैंने पहले भी बताया कि विकास को प्रभावित करने वाले फैक्टर आनुवंशिकता और हमारा परिवेश, हेरिडिटी और हमारा इन्वायरमेंट ही होता है। तो हेरिडिटी से हमें क्या मिलता है? हमें जीन्स मिलते हैं। परिवेश में पहले जन्म, पूर्व प्रवेश और जन्म
उपरांत परिवेश होता है। जन्म पूर्व कैसे हो गया कि हमारा जो विकास है उसको इन्वायरमेंट गर्भ में कैसा मिला है और जन्म होने के बाद उसको समाज में कैसा मिला है। तो वैसे ही हमारी क्या विशेषता आ जाती है कि भौतिक परिवेश कैसा है और सामाजिक परिवेश कैसा है। इसीलिए हम कह सकते हैं आनुवंशिकता और इन्वायरमेंट एक साथ साथ ही चलते रहते हैं। आइए हम आगे जानते हैं। यह प्रश्न जो 2017 में पूछा गया है, असमर्थ बच्चों के लिए विशिष्ट देखभाल की आवश्यकता होती है, समझाइए। सबसे पहले तो जानते हैं कि असमर्थ बच्चे होते क्या हैं। इंग्लिश में इसे स्पेशल चाइल्ड भी बोलते हैं। असमर्थ बच्चे वो बच्चे जिन्हों में कोई ना कोई विशिष्टता पाई जाती है, जैसे बच्चों से देखा ना जाना, सुना ना जाना, पढ़ा ना जाना, लिखा ना जाना, और कोई बीमारी की वजह से भी हो सकता है और ये हेरिडिटी की वजह से भी हो सकता है। सो इसके संदर्भ में हम जानेंगे कि कैसे बच्चों को कैसे एजुकेशन दी जाए कि बच्चों का शारीरिक, मानसिक और इमोशनल संवेगात्मक विकास है जो वो कैसे होता रहेगा। सबसे पहले हमारे पास ये जो बच्चा लिख रहा है, आपने देखा कि ABCD, देखिए कि उसने C भी गलत लिखा है। आगे आगे चलकर वो अक्षर है जो वो गलत लिख रहा है। इसकी वजह क्या है? बच्चे को पूर्ण ज्ञान नहीं है कि बच्चे ने आगे क्या लिखना है और कैसे लिखना है। ऐसी बीमारी को क्या बोला जाता है कि लर्निंग, पढ़ने के संबंधी कोई विकार हो जाना, जैसे इसको बोल देते हैं डिसलेक्सिया। तो बच्चे को कौन सी बीमारी है? डिसलेक्सिया। इसमें बच्चे को नहीं पता होता कि लर्न उसने कैसा करना है, इसीलिए बच्चे को पहले समझाया जाता है कि ये C होती है, ये D। पहले पूर्ण ज्ञान दिया जाता है कि ऐसे पढ़ा जाता है, राइट से लेफ़्ट पढ़ना है या लेफ़्ट से राइट पढ़ना है। सो बच्चे को सारा ये ज्ञान देने के बाद ही उसे राइट करने को कहा जाता है। जैसे हम कह ही सकते हैं कि जो लैंग्वेज है ना, ये LSRW होती हैं। बच्चे को पहले लिसनिंग, सुनना आना चाहिए, उसके बाद स्पीकिंग, उसको बोलना आना चाहिए, उसके बाद रीडिंग, उसको पढ़ना आना चाहिए, और उसके बाद राइटिंग, उसको लिखना आना चाहिए। ये ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं। अगर हम कह दें कि बच्चा पहले ही लिखने लग जाए तो ऐसा कभी भी संभव नहीं होता। अगर पहले लिखने लग गया बच्चा तो बच्चे में ये क्वालिटीज़ जो 3 हैं, ये बच्चे में कभी भी नहीं आप प्राप्त कर सकते। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बच्चे को पहले अक्षरों का ज्ञान करवाएं और उसके बाद बच्चे को लिखने के बारे में समझाएं। आइए हम आगे जानते हैं। ये आप देख रहे हैं पिक्चर में बच्चा क्या है, जोड़ कर रहा है, लेकिन क्या होता है बच्चे से जोड़ नहीं हो पाता। इसीलिए हम बच्चे को समझा सकते हैं कि कैसे फिंगर्स की हेल्प से, उंगलियों की हेल्प से कैसे बच्चा जोड़ कर सकता है और कैसे बता सकता है कि जो 6 और 3 हैं इनका जोड़ क्या होता है, 9 होता है। अगर बच्चे को ऐसे ही उंगलियों से ना समझाया गया तो हो सकता है बच्चा जोड़ को गलत कर दे। ऐसी किस्म की बीमारी को हम क्या कह सकते हैं? जो बच्चा कैलकुलेट ना कर पाए उसे हम कह सकते हैं इसे डिसकैलकुलिया की बीमारी है। इसको दूर करने के लिए हम अलग अलग तरीके अपना सकते हैं, जैसे मोतियों में माला डालकर, माला में मोती डालकर बच्चे को बता सकते हैं कि कैसे हम 1 2 3 4 कर गिन सकते हैं, या हम फिंगर्स से पढ़ा सकते हैं कि कैसे हम फिंगर्स से काउंटिंग करनी है, या एक वो जो सबसे पहले अबैकस आती थी उससे कैलकुलेट करना हम समझा सकते हैं कि कैसे बच्चा अपनी कैलकुलेट की प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। आइए हम आगे जानते हैं। आगे हमारे पास है, ये आप देख रहे हैं, कुछ बच्चों को तो पता होगा, ये ब्रेल लिपि है। लुईस ब्रेल जिन्होंने यह लिपि का सबसे पहले प्रयोग किया था, उनके प्रयोग करने का कारण क्या था? उन्होंने ना अपनी आई साइट को वीक कर लिया था। बचपन में उन्हें आइज़ की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने लिए और अपने जैसे और बच्चों के लिए ये लिपि का इस्तेमाल किया। इससे क्या होता है कि बच्चा जो देख नहीं सकता उनको कोडिंग में पढ़ाया जाता है। बच्चा क्या करता है, स्पर्श कर 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 पढ़ना शुरू कर देता है, जिससे बच्चे को विकास में कोई भी बाधा नहीं आती। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये लिपि से बच्चा ठीक ढंग से पढ़ना लिखना बताना शुरू कर देता है कि कैसे मैंने
वो समझा और उसे समझाना भी शुरू कर देता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो बच्चे आई साइट से वीक हैं उन्हें इस लिपि से पढ़ाया जा सकता है। ये देखिए पिक्चर में बताया गया है कि ये क्या है। कुछ बच्चों को तो पता होगा कि ये लिंगुआ फोन है या ग्रामोफोन है। तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये क्या है, उन बच्चों के लिए है जो बच्चे ठीक ढंग से सुन नहीं सकते, तो उनको रिकॉर्डेड क्लासेस में ऐसे पढ़ाया जाता है जिससे बच्चा ठीक ढंग से समझने, सुनने और अपनी बात को आगे रखने की क्षमता प्राप्त कर देता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि असमर्थ बच्चे को हम अलग अलग ढंग से पढ़ा सकते हैं। असमर्थ बच्चे को ओनली शारीरिक रूप से ही असमर्थ नहीं होते, हो सकता है कोई गरीब बच्चे हों, कोई माल न्यूट्रिशन का शिकार हो, जिन्हें बचपन में भोजन ना मिला हो। इसीलिए हर प्रकार के बच्चे की सेवा करना एक शिक्षक का फर्ज होता है, जिसी कारण वह बालिका को अच्छे ढंग से पढ़ा और समझा सकता है। और सरकार भी इसके लिए प्रत्येक प्रकार के यत्न करने के लिए संभव कोशिशें कर रही है। नेक्स्ट है हमारा जून 2018 में पूछा गया प्रश्न, जिसके कि आंसर एक ही बनते हैं और प्रश्न को घुमा फिरा कर अलग अलग परीक्षा में पूछा गया है। सो हम पहले क्वेश्चन को रीड करते हुए बताते हैं कि बच्चों के लिए देखभाल सेवाएं। देखभाल सेवाएं क्या होती हैं? देखभाल सेवाएं हमारी वो होगी कि बच्चे की हमने देखभाल करनी है, वो घर पर हो, स्कूल पर हो या समाज में। तो बच्चा कैसे विचरे, उसके अंगों का विकास कैसे हो, देखभाल के अंग कौन से होते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि देखभाल के अंग हैं ये हैं, और इन्हीं अंगों के कारण बच्चे का प्रत्येक प्रकार का जो विकास है वो ठीक रूप से हो पाए। सबसे पहले है परिवार। बच्चा परिवार में रहता है, अपने माँ बाप के पास रहता है, उसे बचपन में ही अच्छा भोजन दिया जाता है, बचपन में ही उसका भाषाई विकास होता है। भाषाई विकास उसका प्रारंभ है जो वो घर से ही होना शुरू होना है, जैसे पा मा दा ना बच्चा बोलना सीख जाता है। और उससे जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो भी घर से ही आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे बच्चे का डरना कि उसने चोरी करनी है तो बच्चा डरने लग पड़ता है। उसके बाद बच्चे को कैसे किसी को थैंक यू बोलना है, और जो कोई किसी से चीज़ मांगनी है तो किस लहजे से मांगनी है, प्यार से मांगनी है, जो गुस्से से मांगनी है। ऐसे ही बच्चा जो है परिवार में रहते हुए सीख जाता है कि कैसे बच्चे ने आगे कहीं बाहर चलकर कैसे बर्ताव करना है। हम आगे जानेंगे जो देखभाल के क्षेत्र हैं। सबसे पहले देखभाल का क्षेत्र कौन सा है? सबसे पहले है हमारा फिजिकली। हमारी अगर हेल्थ अच्छी होगी तो हम अच्छे से फल फूल सकेंगे, जिस वजह से हमें कोई बीमारी नहीं होगी। ऐसी छोटी एज में बच्चे को क्या सिखाया जाता है कि उसने मिट्टी में नहीं खेलना, मिट्टी को आंखों में नहीं डालना, मिट्टी को नहीं खाना, और अच्छे क्या खाने की टिप्स हैं वो बच्चे को बताया जाता है कि ये फल फ्रूट खाने लायक है और ये फास्ट फूड है जो हमारे खाने लायक नहीं है। अगर हम शुरू से ही बच्चे को फास्ट फूड देंगे तो कैसे बच्चे का अच्छा शारीरिक विकास होगा। इसीलिए सबसे पहले बच्चे के जो अंग है देखभाल का, सबसे पहले उसका हेल्थ फिजिकली ऑर्गेनिज्म आता है, उसके बाद जो बाकी के अंग आते हैं। हेल्थ के बाद आता है बच्चे का भोजन। बच्चे का भोजन कैसा होना चाहिए? बच्चे को हमेशा कौन सी डाइट देनी चाहिए? बच्चे को हमेशा बैलेंस्ड डाइट, जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं संतुलित आहार, वह आहार जिसमें सभी भोजन लोड़ींदी मात्रा में मौजूद होते हैं, जैसे हमारा पानी, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, चर्बी, फैट्स जिसे हम कहते हैं। सभी प्रकार का भोजन बच्चे को देंगे तो हम बच्चा जैसे ही फिट दिखेगा और अलग अलग प्रकार की समाज में और स्कूल में जाकर क्या है एक्टिविटीज़ करनी शुरू कर देगा, जिससे बच्चे का सभी प्रकार का डेवलपमेंट है जो बहुत ही अच्छे से होगा। ये देखिए ना बच्चा कैसे हमें रिष्ट पुष्ट लग रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है इसका भोजन। इसको अच्छा भोजन मिला है जिस वजह से क्या है बच्चा अच्छे से फल फूल सकेगा। नेक्स्ट है हमारा बच्चे को शिक्षा का क्षेत्र। बच्चे को शिक्षा के क्षेत्र में
भेजने के लिए, ये हमारा देखभाल का अंग है। बच्चे को कहाँ भेजना है? हमने स्कूल में भेजना है। स्कूल में बच्चे को भेजते समय हमें यही ध्यान में रखना है कि बच्चे की ड्रेस है जो प्रॉपर हो। बच्चे को जो घर में स्कूल से काम मिला है उसको घर से कैसे करवा कर भेजना है और स्कूल में कैसे उसको काम करवाना है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि बच्चा है जो वो पूर्ण रूप से कैसे आज़ादी प्राप्त करके पढ़ सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि बच्चे पर शिक्षा कभी भी बोझ नहीं बनना चाहिए। शिक्षा बच्चे के लिए होती है, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं होता। यह बात को ध्यान में ही रखना होगा आपको। इसीलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा ऐसी हो जो बच्चे का संपूर्ण रूप से विकास करे। रटने वाली, क्रैमिंग वाली शिक्षा हमें नहीं चाहिए। हमें कौन सी शिक्षा चाहिए? जो हमारा फिजिकली, कोग्निटिव और इमोशंस, हमारा शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास करें। हमें ऐसी शिक्षा एक बच्चे को देनी है, घर पर भी और स्कूल पर भी। ओनली स्कूल पर ही नहीं, घर पर भी माँ बाप को ऐसी ही शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया है। थैंक्स। हमें लगता है आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। आप कृपया लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और हमें बताते रहना कि हमारी वीडियोस आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद होती हैं। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।